चमेली किचन में काम कर रही होती है। तभी हॉल में बैठी विमला अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय तो दे जा। न जाने क्यों आज इतनी चाय की तलब लग रही है। माँ जी अभी सब्जी चढ़ाई है, थोड़ी देर बाद आपके लिए चाय बनाती हूँ। हर वक्त चाय पीने से आपकी डायबिटीज और बढ़ जाएगी। अरे तू मेरे डायबिटीज का टेंशन मत ले। मैं मर भी गई तो तेरा तो भला होगा ना। और तू यही तो चाहती है। माँ जी सुबह सुबह आपको कोई दूसरा मुद्दा नहीं मिल रहा है क्या, जो आप मुझसे चाय के मुद्दे को लेकर लड़ रही हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मुद्दे हैं तुझसे बहस करने के लिए। लेकिन अभी तो बस मुझे चाय की तलब है और तू मेरे लिए चाय बनाएगी। माँ जी अगर ये आपकी ज़िद है कि मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी, तो आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। मेरी भी यही ज़िद है कि मैं सब्जी बन जाने के बाद ही चाय बनाऊंगी। विमला और उसकी बहू चमेली का आए दिन का ये झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों सास बहू में झगड़ा होता रहता। अब देर शाम विमला घर से बाहर जाती है और काफ़ी समय बाद एक औरत के साथ घर आती है। अरे माँ जी ये आप किस लिए आई? लगता है आपको नौकरानी मिल गई। मैं काम वाली बाई है और मेरे को इज्जत पसंद है, समझी तू? देख चमेली, ये मेरे घर की बहू है तो इसके ना मुंह मत लग। ठीक है ठीक है। अभी मेरे को बताओ मैं कौन सा काम करेगी। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ये करेगी कि वो करेगी। सही से काम समझाने का। हाँ देख, तू घर के सारे काम करेगी लेकिन साथ में मेरे काम भी करेगी, ठीक है? खासकर मैंने तुझे अपने कामों के लिए ही रखा है। अरे चमेली नाम है मेरा, चमेली। काम भी ऐसा करेगी कि 7 जन्मों तक आप मेरे को याद करेगी। एक मिनट, क्या नाम बताया तुमने अपना? चमेली? चमेली तो मेरा नाम है। नौकरानियों का नाम चमेली थोड़ी ना होता है, वो तो रानियां होती है, रानियां। तो कुछ ज्यादा ही भ्रम में नहीं जी रही? तेरे सामने जो खड़ी है वो नौकरानी है। घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन करती है और उसका नाम भी चमेली है। वो कोई रानी नहीं है। तो नौकरानियों का नाम ही चमेली होता है बहू। मैडम थोड़ा इज्जत से मेरा नाम लेने का, समझी ना? अरे चमेली, तू खामखा गुस्सा क्यों हो रही है? जा, एक कप चाय बना ला। मैं तो बस अपनी बहू को समझा रही थी कि वो जिस भ्रम में जी रही है, इसका जीता जागता उदाहरण उसके सामने खड़ा है। विमला अपनी बहू का चेहरा देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि चमेली को इस बात का बुरा लगता है कि उसकी सास एक नौकरानी लेकर आई है जिसका नाम भी चमेली है। और हर बात पर जब भी विमला नौकरानी चमेली को बुलाती, तो बेचारी बहू अपना काम धंधा छोड़कर अपनी सास के पास आती और सास ये कहकर उसे वहां से जाने को कहती कि वो उसे नहीं बल्कि अपनी नौकरानी को आवाज लगा रही थी। अरे चमेली, जरा पैर दबा दे। पैरों में न जाने क्यों जकड़न हो रही है। जैसे ही विमला की बहू चमेली आती है, कहिए माँ जी क्या कह रही है? अभी किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धोने के बाद मैं आपके पैर दबाने आ जाऊंगी। अरे तुझे कौन कह रहा है पैर दबाने के लिए? मैं तो नौकरानी को बुला रही हूँ। वैसे तू भी नौकरानी से कम नहीं है। चला अब हट जा मेरे सामने से। जब से माँ जी ने इस नौकरानी को लाया है, तब से माँ जी कुछ ज्यादा ही चमेली चमेली कर रही है। और ये नौकरानी भी चमेली नाम सुनने पर भी माँ जी की बात नहीं सुनती। कुछ तो गड़बड़ है। कितना सुकून मिल रहा है मुझे अपनी बहू को चमेली चमेली बोलकर। मैं भी नौकरानी का नाम बदलकर बस इसे सबक सिखाने के लिए लाई हूँ यहाँ। कुछ देर बाद विमला जानबूझकर नौकरानी को कहती है, अरे चमेली, काफी दिन हो गए संडास साफ किए हुए। आज खाने से पहले संडास साफ कर दे। माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? खाने से पहले संडास साफ करना है? क्यों? वैसे तेरे माँ बाप ने ना तेरा नाम चमेली सही रखा है। मैं नौकरानी को कुछ कहती हूँ और तू दौड़ी चली आती है। मेरे माँ बाप ने तो मेरा नाम अच्छा ही रखा था, लेकिन मुझे क्या पता था आप मेरे ही नाम की नौकरानी ढूंढ कर ले आएंगी और मुझे परेशान करेंगी। अरे मेरे पास इतना समय कहाँ जो मैं तुझे परेशान करती रहूं। नौकरानी पूरा दिन इधर उधर घूमती और विमला चमेली का नाम लेकर अपनी बहू को परेशान किया करती। ऐसे ही एक रोज विमला हॉल में टीवी देख रही थी। तभी विमला के घुटनों में दर्द होता है और वो चमेली को आवाज लगाती है, अरे चमेली कहाँ मर गई? मेरे घुटनों में दर्द है, जरा भाग कर तो आ। अरे माँ जी कहाँ दर्द है, दिखाइए तो। मैंने अभी भी नौकरानी को बुलाया था। वो क्या है ना, मेरा मन हो रहा है मैं उल्टी कर दूं। अब उसे बुला लूंगी तो वही साफ सफाई करेगी। माँ जी देखिए मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ, या तो आप नौकरानी को नौकरानी कहकर बुलाओ या फिर उसका नाम बदल दो। देख बहू, हमें अपने से छोटे और गरीब लोगों की इज्जत करनी चाहिए।
और वो इज्जत तुझे आती नहीं करनी है। लेकिन मैं गरीब लोगों की इज्जत अच्छे से करना जानती हूँ, तो मैं चमेली को चमेली कहकर ही बुलाऊंगी। इसमें तुझे जितनी भी दिक्कतें आए ये तेरी प्रॉब्लम है। पूरे दिन में विमला अपनी नौकरानी के चक्कर में अपनी बहू का नाम इस्तेमाल करके अपनी बहू को बहुत परेशान कर रही थी। लेकिन एक रोज चमेली नौकरानी को 500 के कई सारे नोट देते हुए कहती है, क्या हुआ चमेली, ऐसे क्या दिख रही है? लगता है माँ जी ने तुझे टाइम पर पगार नहीं दिया। वैसे अगर तुझे पगार मिल भी गई है तो ये पैसे तेरे हो सकते हैं। लेकिन कैसे मैम साहब, आप भला मेरे को पैसा क्यों दे रही है? ये पैसे मैं तुझे इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि तू सच बता सकती है मुझे कि तेरा नाम चमेली ही है या फिर तेरे इस नाम के पीछे कोई राज है। अगर मैं आपको बताएगी कि मेरे नाम के पीछे का क्या राज है तो आप मेरे को ये पैसे दे देगी क्या? अरे पहले तू ये पैसे रख ले बस। अब बता, तेरा नाम चमेली ही है? अरे नहीं नहीं मैम साहब, मेरा नाम चंपा कली है। लेकिन तेरी सास ना मेरे को बोली कि मैं अपना नाम चमेली रख लो। वो मेरे को हर महीने उसका 5,000 देगी, तो मैं भी ना मानिच गई। अच्छा किया तूने मुझे सच बता दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब मैं तुझे 8,000 महीना दूंगी, लेकिन अब से तेरा नाम विमला है और तू मेरे लिए काम करेगी। क्या बात करती मैम साहब, यही हुई ना असली जुबान। अब मैं तेरी हो गई रे, तू जो बोलेगी मैं वही करेगी। ठीक है, एक डेमो हो जाए। हॉल में माँ जी बैठी है और मैं जब तुझे उनका नाम लेकर बुलाऊं तो तुझे आना है। चमेली अब हॉल में जाती है और सोफे पर बैठ जाती है। नौकरानी क्या आई, तूने तो घर का काम करना ही छोड़ दिया और ये क्या सोफे पर पैर रख कर बैठी है? जा जाकर काम कर ले। नहीं माँ जी, मुझे कोई काम नहीं करना क्योंकि मुझे भी ना अब काम करने वाली मिल गई है। अरे ओ विमला, थोड़ा कम काम चोरी किया कर। बहू, तू अपनी सास को उसके नाम से बुला रही है? तू अपनी माँ समान सास का नाम ले रही है? राम राम राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। कैसी बहू है तू? माँ जी वो क्या है ना, मैं आपको नहीं बल्कि नौकरानी को आवाज दे रही थी। हाँ मैम साहब, मेरे को काई को आवाज लगाई? ये तेरी नौकरानी कब से हो गई? और इसका नाम विमला है? अरे इसका नाम तो चमेली था। वो क्या है ना माँ जी, अब से ये नौकरानी मेरी है और इसका नाम चमेली से मैंने विमला रख दिया है क्योंकि मैं इसे महीने का 8,000 पगार देने वाली हूँ। अच्छा, तो तू अब अपनी सास से बगावत पर उतर आई है। आज ही सूरज को क्या कर तुझे घर से निकलवाती हूँ। हाँ माँ जी, मैं भी इस घर से निकलने को तैयार हूँ, लेकिन आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने इस नौकरानी को 5,000 महीना देकर इसलिए रखा था क्योंकि आप मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे परेशान करना चाहती थी, लेकिन अब मैं आपका नाम इस्तेमाल करके आपको परेशान करूंगी। मेरे को दोनों के काम में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस टाइम पे ना पगार मिलना चाहिए। तो अभी क्या, अभी मेरे घर से निकल निकल। तेरी वजह से मेरी बहू मुझे नाम लेकर बुला रही है। चंपा कली कहीं नहीं जाएगी। मैं भी तो देखूं, जब मैं आपको आपके नाम से बुलाऊंगी तो आपको कैसा लगेगा। बहू, मैं तुझे ना आखिरी बार कह रही हूँ, ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि तू मेरी बातों को इग्नोर ना करे, मेरी बातों को समझे। अरे मैं तुझे भी कुछ कहती हूँ तो तू पहले अपना काम करती है, उसके बाद मेरा काम करती है। माँ जी तो क्या कभी मैंने आपका काम नहीं किया? अरे लेट से ही सही, लेकिन किया तो सही ना। ठीक है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन अभी क्या, भी इस लड़की यानी कि इस नौकरानी को निकाल यहाँ से। ठीक है विमला, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तुमने बहुत काम चोरी की है लेकिन अपनी गलती भी तो मान ली ना, तो ठीक है। बाहो, तो फिर से मुझे ताने दे रही है। मैंने कहा ना अभी क्या, अभी इसे यहाँ से भेज दे। अंत में नौकरानी खुद ही परेशान होकर वहां से चली जाती है और सास बहू की ये नोक झोंक अब भी जारी थी। उनका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सास बहू और सासे। निर्मला निवास के दरवाजे पर खड़ा दूध वाला लगातार आवाज लगा रहा था, दूध दूध, छोटी दीदी, भाभी, भैया, कोई दूध ले लो, बाकी जगह भी जाना है भाई। दूध वाले की आवाज सुनकर प्रिया बाथरूम से चिल्लाकर कहती है, अरे मैं बाथरूम में हूँ, कोई दूध ले लो ना प्लीज। फोन पर बात करती करती प्रिया की सास निर्मला बाथरूम के पास से गुजरती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं बीनू, अब तेरा बेटा भी तुझसे अलग होने वाला है। क्या जमाना आ गया है। मम्मी जी, आप बाथरूम के बाहर हैं क्या? दूध ले लीजिए ना, अजित कब से आवाज लगा रहा है। अंदर से क्या बोल रही है बहू, बाहर तेरा बोलना कम पड़ जाता है क्या?
जो अंदर जाकर भी बोल रही है। अब बाहर आकर जो बोलना है बोल, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। जब भी बात करो बीच में चू चू करने लगती है। वही ना भाई, ऑफिस का काम है, देखना ही पड़ेगा। वैसे मैंने सुना कि सुशील को ऑफिस में कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है। कल नाश्ते में हम सबको एक समोसा मिला और उसे 2। जनवरी घूमकर ना बीते तो क्या ही मजा। बनाओ बनाओ प्लान बनाओ। हद हो गई, सब फोन पर ही लगे हुए हैं। मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े खड़े अपने पैर तोड़ रहा हूँ? दूध की बाल्टी यहीं रखे जा रहा हूँ, दूध निकाल लीजिएगा, तब तक मैं बाकी घरों से होकर आता हूँ। ये घर है या टेलीकॉलर एजेंसी पता ही नहीं चलता। पर निर्मला निवास एक टेलीकॉलर एजेंसी में बदल कैसे गया, इस राज को जानने के लिए चलते हैं उस वक्त में जब प्रिया का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था। लाल जोड़े में एक हाथ से अपने कान पर फोन लगाए और दूसरे से अपना लहंगा संभालते हुए प्रिया सामने रखे हुए शगुन के कलश को एक लात मारकर अंदर आती है। गाने की तो मत ही बोल, मैं तो शीला के जवानी पर डांस करने की सोची थी, पर डीजे वाले भैया ने भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना बजा दिया। अरे क्या बताऊं यार, दिमाग का ना दही हो गया है। अरे बहू देख कर तो गिराती कलश, उल्टे पैर से कलश मार दिया तूने। चल अब छोड़, क्या ही बोलूं। एक मिनट शीला, शायद मेरी सास कुछ बोल रही है। हाँ मम्मी जी, क्या कह रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बहू, मैं कह रही हूँ तू थक गई होगी, आराम कर ले, फिर कल सुबह मुंह दिखाई की रस्म भी तो करनी है। खाना तो एक नंबर बना है, मानना पड़ेगा, बहू के हाथ में तो स्वाद है। हाँ पापा सही कह रहे हैं आप, प्रिया खाना बहुत लाजवाब बना है। थैंक यू थैंक यू। अब मैं जाकर चेंज कर लेती हूँ, सभी मेहमान मुंह दिखाई की रस्म के लिए आते होंगे ना। और कुछ ही देर में मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए प्रिया के घर आती है। बड़ा सा घूंघट लिए घर के हॉल में प्रिया एक अच्छी बहू की तरफ बैठ जाती है। बहू तो बिल्कुल गोरी लाई है तो निर्मला, तेरे तो पोते पोतियों का रंग बिल्कुल छटा हुआ साफ होगा। इसमें किसका जोर है सुभाषिनी, जो प्रभु ने दिया हमने ले लिया, बच्चे तो बच्चे होते हैं। सभी औरतें एक एक कर प्रिया का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर जा रही थी कि तभी प्रिया का फोन बज जाता है। हाँ मामा जी, कैसी हो आप? अरे क्यों नहीं आए शादी में, बताइए, ऐसे चलता है भला? नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत है। फिर मैं भी कह देती हूँ, सोनू की शादी में मैं भी नहीं आऊंगी और ये भी नहीं आएंगे। नहीं जाओगे ना प्रेम? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, आपको 2-4 दिन के अंदर ही मेरे ससुराल आकर मुझसे मिलना होगा। कितने दिन हो गए मामा जी आपसे बिना मिले? अच्छा लीजिए, मेरी सासू माँ से बात कीजिए। लीजिए मम्मी जी, मामा जी है। बेटा ये बातचीत तो बाद में भी हो जाएगी, अभी रस्में चल रही है ना, रस्म पूरा कर लेते हैं। कह दे मामा जी से हम बाद में बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं हो रही है मम्मी जी। सुभाषिनी आंटी, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने तो रस्म पूरी कर ली बेटा, मुझे क्या दिक्कत होगी। लो मम्मी जी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात कर लो। और इस तरह प्रिया हर समय बस फोन पर ही लगी रहती। कभी मामा जी का फोन, कभी माँ का, कभी सहेली का, कभी चाचा का, तो कभी बुआ का। 24 घंटे प्रिया के एक कान में ब्लूटूथ का बड लगा ही रहता था। एक दिन प्रिया नहाने के लिए जाती है, तभी उसके फोन पर कॉल आता है। 2 मिनट भी चैन नहीं है इन लोगों को, हर समय फोन बजता ही रहता है। अपने फोन की कॉलर ट्यून सुनकर बाथरूम के अंदर से प्रिया कहती है, मेरा फोन बज रहा है, कुछ पकड़ा दो ना प्लीज। हाँ हाँ, तेरे ही फोन में कॉल है बहू, बाहर आजा फिर बात कर लेना। पर प्रिया को कहाँ शांति थी। माथे पर शैम्पू लगे हुए ही प्रिया कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और फोन लेकर बाथरूम में चली जाती है। हर बार प्रिया की हरकतों को नजरअंदाज करती आ रही निर्मला इस बार शांत नहीं रहती। हद हो गई, ये लड़की हमारे बीच रहकर भी फोन में ही घुसी रहती है। अगर इससे ये पूछूं कि घर के पर्दे का रंग क्या है तो इसे ये भी पता नहीं होगा, पर इसके मामा जी के घर में कुत्ते को पेट में दर्द कब हुआ ये इसे अच्छे से पता है। नए जमाने की लड़की है, सोच सोच कर बहुत कुछ इग्नोर कर दिया मैंने। अब नहीं, अब तो इसे समझना ही पड़ेगा। और अगली सुबह शुरू हो जाता है निर्मला का खेल। सुबह 4 बजे जब प्रिया नींद में होती है, प्रेम जोर जोर से फोन पर बात करने लगता है। हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, मजा ही आ जाएगा। अरे इतने सुबह किससे बात कर रहे हो? और करनी है तो धीरे धीरे करो ना, मैं सो रही हूँ। दिन भर खुद बात करती हो तो कुछ नहीं, तो प्रॉब्लम है तो अपने कानों में वॉइस कैंसलर लगा लो। और वहीं बैठा प्रेम प्रिया के कानों के पास जोर जोर से फोन पर बात करता रहता है। इस कारण से प्रिया के सर में बड़ा तेज दर्द हो जाता है।
और अगली सुबह सर का दर्द लेकर प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो हॉल में अपनी ननद को फोन पे बात करता हुआ दिखती है। मेडिकल से पेन किलर ला देना ना नियति। पार्टी में? आज नहीं यार, आज तो मैंने कहीं और जाने का प्लान बना लिया है। फोन पर बात करती हुई नियति प्रिया की बात को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर अपना सर पकड़े प्रिया किचन में जाती है। मम्मी जी, वो चीनी का डब्बा पकड़ाइए ना, जरा चाय ही पी लो, हो सकता है सर का दर्द जरा कम हो जाए। अरे नहीं नहीं सुभाषिनी, इस बार तो किट्टी तेरे घर में ही होगी, हर बार मेरे घर में क्यों? कुछ बोल रही है क्या बहू तू? जरा खुद ही देख ले। हाँ देख नहीं रही, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। हाँ हाँ बोल सुभाषिनी। और इस तरह पड़ता है नहले पर दहला। हर समय फोन पर लगी रहने वाली प्रिया के ससुराल वाले जब आज फोन पर बात करने में बिजी हो जाते हैं तो प्रिया को लेफ्ट आउट सा फील होने लगता है। इतने बड़े घर में प्रिया अकेले चाय पी रही थी, तभी सोम वहां कर बैठता है और फोन चलाने लगता है। किसी को टाइम नहीं है यहाँ। ये तो बस शुरुआत थी। अब हर वक्त प्रिया के सास, ससुर, पति और ननद फोन पर ही लगे रहते, कोई प्रिया को समय ही नहीं देता। अगले दिन दूध वाला दरवाजे पर आता है और उस वक्त प्रिया बाथरूम में नहा रही थी। दूध? अरे छोटी दीदी, भाभी, भैया कोई दूध ले लो, बाकी जगह भी जाना है। दूध वाली की आवाज सुनकर प्रिया बाथरूम से चिल्लाकर कहती है, अरे मैं बाथरूम में हूँ, कोई दूध ले लो ना प्लीज। फोन पर बात करती करती प्रिया की सास निर्मला बाथरूम के पास से गुजरती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ बीनू, अब तेरा बेटा भी तुझसे अलग होने वाला है, क्या जमाना आ गया है। अब बाथरूम के बाहर आते क्या मम्मी जी, दूध ले लीजिए ना, अजीत कब से आवाज लगा रहा है। अंदर से क्या बोल रही है बहू तू, बाहर तेरा बोलना कम बढ़ जाता है क्या, जो अंदर जाकर भी बोल रही है। अब बाहर आकर बोलना जो भी बोलना है, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। जब भी बात करो बीच में चू चू करने लगती है। वही ना भाई, ऑफिस का काम है, देखना ही पड़ता है। वैसे मैंने सुना कि सुशील को ऑफिस में कुछ ज्यादा ही प्रेफरेंस दी जा रही है। कल नाश्ते में हम सबको 1 समोसा मिला और उसे 2। जनवरी घूम कर ना बीते तो क्या ही मजा। बनाओ बनाओ, प्लान बनाओ। हद हो गई, सब फोन पर लगे हुए हैं, तो मैं क्या पागल हूँ जो यहाँ खड़े खड़े अपने पैर तोड़ रहा हूँ। दूध की बाल्टी यही रखे जा रहा हूँ, दूध निकाल लीजिएगा, तब तक मैं बाकी घरों से होकर आता हूँ। गुस्से में प्रिया बाथरूम से बाहर निकलती है। सबके सब यही थे, फिर भी किसी से दूध नहीं लिया क्या? फोन नहीं हो गया, जी का जंजाल हो गया। बाद में क्या फोन पर बात नहीं हो सकती प्रिया? तू तो अपनी शादी के रस्मों में भी फोन पर बिजी थी और हमें कह रही है, हम तो फिर भी फ्री बैठे हैं, है कि नहीं प्रेम? ये सुनते ही प्रिया को एहसास हो जाता है कि वो इतने दिनों से क्या कर रही थी। आई एम सो सॉरी मम्मी जी, अनजाने में मैंने न जाने क्या बेवकूफ़ी कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और निर्मला के इस सबक से प्रिया ऐसा सबक लेती है कि दोबारा कभी भी ये गलती नहीं दोहराती। अशोकनगर नाम के शहर में अमित और उसकी पत्नी सुनीता दोनों जॉब करते थे। अमित की मां अनीता गोरेगांव में रहती थी। अमित और सुनीता शहर में रहकर जॉब कर रहे थे, इसी वजह से अमित की मां अनीता उनसे मिलने शहर आ जाती है। अनीता घर में आती ही अमित से कहती है, अरे बेटा अमित, 1 गिलास पानी तो पिलाना। जी मां, अभी मंगाता हूँ। सुनीता, माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुनीता कांच के गिलास में पानी लाती है। ये देखकर अनीता कहती है, अरे तुम लोग कांच के गिलास में पानी पीते हो? तुम्हें पता है इस कांच के गिलास में पानी पीने से कितना नुकसान होता है? ये सारे कांच के गिलास अभी के अभी अंदर रख दो। अमित, मैंने तुम्हारे साथ कितने सारे तांबे के गिलास भेजे थे, बाहर निकालो उन्हें, और अब से इस घर में उसी गिलास में पानी पिया जाएगा। शाम होती है, सब खाने के लिए बैठते हैं। सुनीता अपनी सास को जैसे ही दही देती है, उसकी सास कहती है, राम राम राम, कितनी बुरी दही है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, घर में दही बनाना भी नहीं जानते। ये बाजार की दही तो ऐसे लग रही है मानो जैसे सफेद पानी खा रही हूँ। सुनीता बहू, आज से घर में बाहर से दही बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बनाकर खिलाऊंगी तुम्हें घर का दही, फिर देखो क्या स्वाद आता है। माँ जी, आप कुछ दिनों के लिए ही तो आई हैं, आराम करिए ना यहाँ पर। ये सब दही वगैरह इन सब के चक्कर में क्यों पड़ रही है? और हम तो हमेशा से ही बाहर का ही दही खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है आपको आदत ना हो, इसलिए आपको पसंद नहीं आ रही। हाँ माँ, आप कहाँ इन कामों में पड़ रही हैं, ये सब रहने दो ना। बेटा, बात बाहर के दही की नहीं है,
बात तो सिर्फ इतनी है कि इस दही में तुमने पैसा खर्च किया और उसके बाद भी अगर दही में कोई स्वाद ही ना हो तो दही भी बेकार और पैसा भी बेकार। अब जब तक मैं इस घर में हूं दही तो मैं घर में ही बनाऊंगी। अनीता घर की सारी चीजें बदलने लगती है, मिट्टी के बर्तन में दही जमाने लगती है और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद चूल्हे पर खाना बनाना भी शुरू कर देती है। ये सब देखकर अमित और सुनीता के पड़ोसी उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सुनीता अपने पति से कहती है, आप माँ को कुछ कहते क्यों नहीं? एक तो वो मेरी बात सुनती नहीं और जब से आई है घर की सारी चीजें बदलने में लगी हुई है। घर में गैस होने के बाद भी न जाने क्यों चूल्हा लेकर आई और उसी पर खाना बनाती है। आपको पता है हमारे पड़ोसी हमारा कितना मजाक उड़ा रहे हैं, जिसे देखो वो हम पे हंसता है। सुनीता, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और इन चीज़ों से तो मैं भी परेशान हूँ, पर तुम जानती हो ना सुनीता, वो गांव से आई है और उन्हें वही की आदत है। अब जो भी हो वो गांव के तरीके से ही करती हैं। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगा उनको अपनी तरफ से समझाने की, तुम परेशान मत हो। ठीक है, आप कोशिश करो उनको समझाने की। अनीता सुनीता को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। सुनीता भागी भागी अपनी सास के पास जाती है तो अनीता कहती है, हे भगवान, ये मेरी साड़ी का क्या हाल बना दिया सुनीता तुमने। इतनी अच्छी कॉटन की साड़ी थी मेरी, अब तो ऐसा लग रहा है कि पोछा लगाने लायक हो गई है। मैंने तुम्हें ये साड़ी धोने के लिए दी थी, ये तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। ना तुमने इसमें कुछ करा ना इसमें कांजी करी, तुमने साड़ी को धोया कैसे? मम्मी जी मैंने तो सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धोए, तो आपकी साड़ी भी मैंने वॉशिंग मशीन में ही धो दी। देख बहू, मैं साफ कह देती हूँ, जब तक इस घर में मैं हूं तब तक सारी चीजें मैं अपने हिसाब से करूंगी। आज से कपड़े भी हाथ से धो लेंगे। अगर तू नहीं धो सकती तो कोई बात नहीं, मैं धो लूंगी। कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुलेंगे और अगर कपड़े सूखेंगे तो वो भी धूप में। अनीता अपनी बहू को समझा रही थी, तभी डोरबेल बजती है। सुनीता जाकर दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुनीता का पड़ोसी शिवम खड़ा था। सुनीता उसे अंदर बुलाती है। भाभी जी कैसी हो आप? सुना है अमित भैया की मम्मी आई है, मुझे भी तो मिलवाओ आंटी से। हाँ हाँ अंदर आओ ना, बैठो, मैं माँ जी को बुलाती हूँ। सुनीता अंदर जाकर अपनी सास को बताती है कि अमित का दोस्त उनसे मिलने आया है। अनीता हॉल में आकर शिवम से मिलती है। हेलो आंटी जी। आंटी क्या होता है? माँ जी बोल, माँ जी। संस्कार कहाँ है तुम्हारे? कैसे दोस्त बना रखे अमित ने। तभी वहां सुनीता तांबे के गिलास में पानी लेकर आती है, लेकिन शिवम वहां से जाने लगता है। अरे कहाँ जा रहे हो? चाय तो पीकर जाओ। नहीं भाभी, कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। अच्छा चले जाना, पानी तो पीकर जाओ। शिवम बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अमित की माँ गांव में ही रहती और इसी कारण अनीता सारी चीजें देसी तरह से करती थी। सुबह उठकर घर के लाइट पंखे सारे बंद करके घर की खिड़कियां खोल देना, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, कपड़े हाथ से धोकर धूप में सुखाना, तांबे के बर्तनों में भोजन करना इत्यादि। एक रात जब तीनों खाना खा रहे थे तो सुनीता और अमित फोन देखते हुए खाना खा रहे थे। ये सब क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? ऑफिस से आकर सीधा फोन में लग जाते हो। खाने के वक्त तो कम से कम इस आफत को बंद कर दिया करो। मैं समझा नहीं माँ। मैं समझाती हूँ, रुक। अनीता दोनों का फोन बंद करके अपने पास रख लेती है। अब खाने के वक्त अगर फोन इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हर संडे के संडे सोसाइटी वालों को बुलाकर अनीता बातचीत किया करती। कुछ वक्त गुजरने के बाद भी अनीता वही करती थी जो उसे सही लगता था। अनीता की वजह से उसका बेटा और उसकी बहू बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन अचानक की रात में 7वीं मंजिल पे रहने वाली सोनी का पति नीचे आता है और अमित से कहता है, भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जल्दी मदद कीजिए। सोनी को बच्चा होने वाला है, उसको डिलीवरी पेन हो रहा है, लिफ्ट भी खराब है, इस हालत में मैं उसे नीचे भी नहीं ले जा सकता, मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज़। भैया कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे हम सब। आप चलिए, हम आते हैं। हाँ भाई साहब जल्दी आइएगा। राहुल बेटा सुनो, सोनी को कुछ नहीं होगा, जो जो मैं बोलती हूँ जल्दी से करो। ऊपर जाओ, एक भगोने में गर्म पानी करो, पुरानी चादर तौलिया सब कुछ बाहर निकाल के रखो, मैं आ रही हूँ। अनीता सोनी के घर जाती है और बड़े ध्यान के साथ सोनी की नॉर्मल डिलीवरी करा देती है। सोनी को एक लड़का होता है और सब कुछ ठीक रहता है। सोनी भी ठीक हो जाती है और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त पैदा होता है। पर अनीता को ये बात समझ में आ जाती है कि शहर उसके लायक नहीं है और उसके बेटे और बहू को अनीता की चीजें भी पसंद नहीं है। इसलिए अनीता अपने बेटे से कहती है, बेटा अमित, मैंने बहुत दिन यहाँ रह लिया, अब और रहने का मन नहीं है। तू एक काम कर, कल तू मेरा गांव का टिकट करवा दे, मैं गांव वापस चली जाऊंगी। अरे माँ, तुम्हें आए हुए अभी 1 महीना तो हुआ था, कुछ वक्त और रह जाती, और वैसे भी गांव में है ही कौन,
हम दोनों यहाँ पर हैं, वहाँ अकेले रहकर क्या करोगी? हमारे साथ ही रह जाओ। हाँ मम्मी जी, ये सही कह रहे हैं। इतने दूर गांव में अकेले रहोगी, हमें पता भी नहीं चलेगा आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। हमारे साथ रहोगी तो कम से कम आपको कभी भी कोई ज़रूरत होगी तो हम आपके पास तो होंगे। नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों से नाराज़ होकर थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं दोबारा फिर से आऊँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शहर मेरे लिए बना ही नहीं है। यहाँ के तौर तरीके, उठना बैठना, खाना पीना सब कुछ अलग है। मैं ठहरी गांव की देसी इंसान, हर चीज़ देसी तरीके से करना जानती हूँ, जिससे लोगों का स्वास्थ्य सही रहे। सोनी की नॉर्मल डिलीवरी के बाद अब पूरी सोसाइटी को ये एहसास हो चुका था कि अमित की माँ देसी काम ज़रूर करती है, पर वो काम शहर के तौर तरीकों से लाख गुना अच्छा था। अमित और सुनीता को भी एहसास होता है कि उनके रहने से घर की बिजली बिल, बीमारी और भी कई सारी चीज़ें सही हो रही थी। सोसाइटी के सारे लोग अमित, सुनीता भी अपनी माँ का टिकट नहीं कराते और अनीता के पास जाकर उनसे कहते हैं, अम्मा आप मत जाओ, अगर आप चले गए तो फिर हम हर रविवार अपने पास बुलाकर किससे बात करेंगे? घरेलू नुस्खे कौन बताएगा? कौन सर्दियों को 2 दिन में दूर भगाएगा? कौन अपनों के साथ वक्त बिताना और उनका कीमती मोल समझाएगा? अम्मा, हमें एहसास हो चुका है कि देसी चीज़ें और पुरानी बातें कभी भी गलत नहीं होती। इनसे हमेशा हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है। मम्मी जी, आपके आने से ही मैंने और अमित ने इतनी बातें करी जितना हम कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते थे। दिन भर ऑफिस के काम में बिजी रहना, फिर उसके बाद घर आकर खाने पर भी फ़ोन चलाना, हमें दूर कर रखा था इस फ़ोन ने। पर आपके आने से हम सब पास पास आए हैं और अब आप चली जाएंगी तो हम सब फिर से दूर हो जाएंगे। माँ, हमें तुम्हें समझने में थोड़ी गलती हुई, थोड़ी देर हुई, पर हम समझ चुके हैं। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप यहीं हमारे साथ रहो और हमेशा हमें सारे देसी नुस्खे और सारी देसी चीज़ें खिलाते रहो। सोसाइटी वालों और अपने बेटे बहू के कहने पर अनीता अपने बेटे के पास ही रुक जाती है और सबको देसी तरीका सिखाती है। किसे इतना घूर घूर कर देख रहे हो? अरे किसी को भी नहीं, मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ, शायद वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। ओह अच्छा, जिस तरह उसे घूर रहे हो, कभी मुझे ऐसा घूरा है एक बार भी आज तक शादी के बाद? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम कुछ खाओगी क्या? 15 दिन में एक बार मुझे घूमने लेकर आते हो तो कुछ खिलाओगे भी नहीं क्या? अरे बाबू, मैंने कहाँ मना किया। उषा और विराट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों खाना खाने लगते हैं। उषा विराट का फ़ोन लेकर पूरा चेक करती है कि किससे बात कर रहा है, किससे नहीं। तभी एक लड़की वहाँ आती है और विराट से कहती है, हाय विराट, कैसी हो? पहचाना मुझे? कॉलेज में हम कितना मज़े करते थे ना। अरे तुम पहचानूंगा नहीं क्या तुम्हें, शीतल? अरे एक वक्त हमने कितना समय साथ में बिताया। तू अपना फ़ोन नंबर दे दे। तेरी शादी हो गई क्या? अभी कहाँ, मैंने शादी नहीं की। तुम्हें तो पता है मैं जिससे शादी करना चाहती थी उससे किसी और से शादी कर ली। अरे यार, जिंदगी रुक थोड़ी ना जाती है। मैं तेरे लिए लड़का देखता हूँ। मेरी छोड़, तू अपनी पत्नी से मुझे नहीं मिलवाएगा? मैं भी तो देखूं भला तुझे कौन झेल रही है। विराट उषा से शीतल को मिलवाता है। यह है मेरी फ्रेंड शीतल। ओह, मिलकर अच्छा लगा। तुम तो बहुत सुंदर हो, लेकिन उषा तुम इस बात का ध्यान रखना, इसकी नज़रें बहुत इधर उधर घूमती है। और फ्लर्टिंग तो पूछो मत, उसमें तो इसने महारत हासिल की हुई है। नज़र रखा करो इस पर। कॉलेज में पता है हर दूसरी लड़की के साथ इसके अफेयर की खबर सुनने को मिलती थी। विराट शीतल को इशारे करने लगता है, पर उषा देख लेती है। क्या तू उषा से डर रहा है? अरे उसे भी तो तेरे कारनामे पता चली। हाँ शीतल, अच्छा हुआ जो तूने मुझे सब कुछ बता दिया। चलो अब मैं चलती हूँ। शीतल के जाते ही उषा तमतमा जाती है और विराट से कहती है, वाह बहुत अच्छा, मतलब तुम शुरू से लड़कीबाजी में ही रहते थे। मुझे ऐसे ही तुम पर शक नहीं होता, अब तो यकीन हो गया। अरे यार, तुम भी ना, दोस्त यार सब ऐसा ही बोलते हैं और तुम हो कि खुद इन सब पर विश्वास कर लेती हो। मुझे मत सिखाओ, मेरे भाई के बारे में कोई क्यों नहीं बोलता ऐसा? तुमसे ना बहस करना ही बेकार है। चलो लड़ना ही है तो घर चलते हैं, वहीं लड़ लेंगे। यहाँ सब देख रहे हैं, तमाशा मत करो। लोगों को भी देखने दो ना, उन्हें भी तो पता चले कैसे हो तुम। इतनी सुंदर बीवी होते हुए भी सब पर लाइन मारते चलते हो। विराट रेस्टोरेंट से निकलकर गाड़ी में आकर बैठ जाता है।
उषा को भी वहां आना पड़ता है। रास्ते भर दोनों लड़ते जाते हैं। घर पहुंचते ही उषा कविता से कहती है, मम्मी जी, आप लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। आपका बेटा लड़कीबाज है। मुझे पता होता तो मैं कभी उससे शादी नहीं करती। अरे बेटा, क्या बोल रही है तू? बैठ, शांति रख। अब क्या शांति रखूं? उषा अपनी ननद और बाकी सभी रिश्तेदारों को फोन करके सबको बताती है और पूरे खानदान में हंगामा कर देती है। अरे बेटा, घर की बात घर में रहने दे, सबको बताकर क्या होगा? क्यों ना बताऊं? आपको आपका बेटा बहुत शरीफ दिखता है ना, और अभी भी आप उसे ही सही समझ रही हैं ना। ऐसा नहीं है बहू, तू मेरी बात समझना। विराट बस काम के सिलसिले में सबसे बात करता है, वरना मेरा बच्चा इन सब में नहीं है। अब कोई लड़की साथ पड़ी हुई या ऑफिस की मिल ही जाएगी रास्ते में, तो वो क्या करेगा? मम्मी जी, आप ना बस इनकी ही साइड लेती हो। अरे यार, तुम हद कर रही हो। एक काम करो, मेरे साथ हर जगह चला करो, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं अभी शीतल को फोन करता हूँ, तुम खुद ही पूछ लो वो ये सब मजाक कर रही थी कि नहीं। मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। मैंने जैसे देखा ही नहीं, तुम किस तरह से चिपक चिपक के हंस हंस के बात कर रहे थे। उषा अपने कमरे में चली जाती है। इधर कविता विराट से कहती है, बेटा तू खाना खा ले, वहाँ तो तुम दोनों ने कुछ खाया नहीं होगा। माँ, किस्मत ही फूटी है मेरी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से उषा करेगी तो घर में रहना भारी हो जाएगा। बेटा तू इसकी बातों को दिल से मत लगा। अब क्या करेंगे, आ ही गई है तो इसे झेलना तो होगा ही। झेली तो रहा हूं मैं इतने दिनों से, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। विराट खाना खाकर हॉल में ही सो जाता है। उषा घर के काम करना छोड़ देती है और दिन भर एक ही बात का राग आलापती रहती है और घर का माहौल खराब करके रखती है। वो कहते ना, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही औरत चाहे तो घर को नर्क बना देती है। एक शक का बीज किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। उषा भी उसी औरत में से है जो अपने एक शक के कारण अपने घर को बर्बाद करने पर तुली है। अगले दिन विराट जब नहाने जाता है तब उषा विराट का फोन चेक करती है और उस पर शीतल के मैसेज पढ़ लेती है जिसमें विराट ने उसे लिखा था, तुमने कॉलेज के वक्त मुझे बताया होता तो मैं तुमसे ही शादी कर लेता। मुझे एक जरा अंदाज नहीं था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जानकर कि आज तक तुम इन सब के कारण कुंवारी हो। तुमसे शादी होती मेरी तो मेरी जिंदगी भी संवर जाती। उषा से शादी करके किस्मत ही फूट गई है मेरी। कोई नहीं यार, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। जो हो गया उसे रो रो कर क्या फायदा। उषा मैसेज जाकर कविता को पढ़ाती है और कहती है, पढ़ लीजिए आपके लाडले की करतूत। तभी विराट वहां आकर गुस्से में कहता है, क्या पढ़ा रही हो? इसमें ऐसा क्या ही है? जानबूझकर बात का बतंगड़ बना रही हो? बेटा जब उषा को तकलीफ हो रही है तो तू इससे बात करना छोड़ देना। कौन सा तेरा कोई रिश्ता है इस लड़की से? मम्मी जी, ये कभी नहीं छोड़ने वाला। लो, शीतल को अभी ही ब्लॉक कर देता हूं। अब खुश? अब तो ठीक है ना बेटा, अब तो तू खुश है ना? ठीक है। उषा अब खुश हो जाती है और घर के कामों में कविता की मदद करने लगती है। इस बात को अभी एक हफ्ता भी नहीं होता कि फिर वही सब शुरू हो जाता है। उषा और विराट एक पार्टी में जाते हैं जहां विराट पूरा एंजॉय करता है और सभी दोस्तों के साथ शादी में नाचने लगता है। अब उसके साथ लड़की वालों की तरफ से एक लड़की भी आकर वहां नाचने लगती है और दोनों साथ में बहुत देर तक डांस करते हैं। उषा जैसे तैसे ये सब बर्दाश्त कर ही रही थी कि डांस के बाद वही लड़की आकर विराट से कहती है, डांस तो बहुत शानदार करती हैं आप, बिल्कुल जैसा मैं अपने पार्टनर में तलाश कर रही थी। तो क्या ख्याल है आपका? आप तो मुझे एक ही नजर में भाग गए हैं। विराट के कुछ कहने से पहले उषा कहती है, भाग के भी क्या फायदा, ये पहले से ही शादीशुदा है। मैं उषा, उनकी श्रीमती जी। तब तो आप बहुत लकी हो। विराट जी, अगर आप अपना नंबर दे सकती तो। विराट अपना नंबर लड़की को दे देता है और उषा जल के लाल हो जाती है। पार्टी से लौटकर उषा फिर हंगामा करती है और कहती है, नंबर देने की क्या जरूरत थी, पहले ही कम नाचे थे क्या उसके साथ? अरे नंबर से होता ही क्या है, और मैं कौन सा उससे बात कर रहा हूँ। और देखा जाए तो बात करने से भी क्या होता है, कुछ नहीं। तुम बेकार में इतनी सी बात का बतंगड़ बना देती हो। हाँ, मैं ही बतंगड़ बनाती हूँ, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो ना। लो, खा पी कर आ गए और ये फिर से चालू हो गई। विराट सर पर हाथ रखकर हॉल में आता है। 2 दिन ठीक से रही, फिर वही शुरू। दिमाग खराब करके रख दिया है। अब आए दिन फिर से लड़ाइयाँ होने लगती है।
जहां उषा को पता चला कि विराट ने किसी लड़की से बात की है या किसी लड़की से मिला है, वहीं कलेश शुरू हो जाता। एक रोज विराट नाश्ते के टेबल पर नाश्ता कर रहा था, इतने में ही उसका फोन बजता है। हाँ, तुम स्टॉपेज पर ही रुको, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। ये सुनते ही उषा के मुंह का रंग बदल जाता है और वो विराट का फोन अपने हाथ में लेकर कहती है, सुबह होते ही तुम्हारा काम शुरू हो जाता है ना? मैं तो बेवकूफ हूँ, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। अरे क्या बोले जा रही हो तुम? उसे भी ऑफिस जाना है, रास्ता एक ही है, तो साथ में आ जाएगी, उसमें क्या है? तुम्हारा रास्ता मैं समझ रही हूँ। हाँ, तुम भी ना सब पर शक करती हो, क्या करूं मैं? कविता घर के काम में लगी रहती है। इधर जैसे ही विराट ऑफिस के लिए निकलता है, उषा भी उसका पीछा करने लगती है। यहाँ स्टॉपेज पर विराट चांदनी को बैठा लेता है और उषा का पारा ये देखकर गर्म हो जाता है। अच्छा, तो अब ये नई आ गई है, लड़की ताड़ने की आदत हो गई इसे, इसीलिए विराट ने पहली वाली को निकाल दिया क्योंकि वो तो बूढ़ी लगने लगी थी। हर बार इस आदमी को कोई ना कोई मिल ही जाती है। इधर गाड़ी में विराट चांदनी से कहता है, चांदनी यार, तुमने कुछ टिफिन में लाया है क्या? हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, फिक्र मत करो। आज फिर से तुमने नाश्ता नहीं किया? अरे नहीं किया, तुम्हारा फोन आते ही उषा रोज की तरह शुरू हो गई और मैं उठकर आ गया। यार क्या कॉमेडी है तुम्हारी बीवी। हाँ, तुम्हें तो हंसी आएगी ना, मैं झेलता हूँ, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता चलेगा। दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। उषा ये सब देख रही थी। चांदनी हंसते हंसते विराट की पीठ पर हाथ मार देती है और दोनों निकल जाते हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों साथ में इतने क्लोज आ गए, नजर रखनी पड़ेगी दोनों पर। उषा ऑफिस के बाहर ही वेट करती रहती है। फिर लंच टाइम में वो देखती है कि चांदनी ऑफिस से बाहर आई है और विराट भी बाहर आया है और गाड़ी में बैठकर दोनों कहीं जा रहे हैं। उषा उनका पीछा करती है और देखती है कि दोनों एक आइसक्रीम की शॉप पर उतरे हैं और हंस हंस कर एक दूसरे से बातें करते हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। उषा दूर से दोनों की पिक्स ले लेती है। मुझे इसके खिलाफ कुछ सबूत तो ढूंढने ही होंगे ताकि सबूत के साथ इसे सबके सामने दिखा पाऊं, वरना फिर से विराट खुद को सही साबित कर देगा। उषा अब दिन रात विराट पर अपनी नजरें गड़ाए रखती। एक दिन उषा देखती है कि विराट ब्लैक कोट पहनकर तैयार होकर किसी से बिना कुछ बोले घर से चला जाता है। उषा विराट को इतना सजा धजा देखकर सोचती है, जरूर कोई ना कोई बात तो होगी, पीछा करती हूँ, इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उषा विराट का पीछा करती है और देखती है कि विराट चांदनी के साथ एक होटल में जा रहा है। अच्छा, तो मेरे पति के साथ यहाँ भी जाती है, पीए है या बीवी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा रहा है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। और इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के इतने करीब आने की, अभी इसको बताती हूँ मैं। रात की नींद इसकी हराम ना की तो मेरा भी नाम उषा नहीं। उषा चुपचाप अपने घर वापस चली आती है और देर रात को जब विराट वापस घर आकर सो जाता है, उषा उठकर उसके मोबाइल से चांदनी का नंबर निकाल लेती है। अगले दिन विराट के उठने के साथ उषा कहती है, कल की शाम तो बहुत रंगीन होगी। चांदनी जो साथ में थी? हाँ भाई, चांदनी चांदनी है, पिए तो वो कहीं से लगती नहीं। सुबह उठती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आँख खुलते ही चालू हो गई। मैं जा रहा हूं ऑफिस, तुम्हारे साथ खपाने के लिए माथा नहीं है मेरे पास। विराट के ऑफिस जाते ही उषा चांदनी को फोन करके कहती है, चांदनी, तुम मेरे पति का पीछा करना बंद कर दो। तुम क्या सोचती हो इस तरह तुम अपने सारे खर्चे उनसे निकलवा लोगी? वो कभी नहीं होगा। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारे बॉस विराट की पत्नी हूं, मेरे पति से 10 कदम दूर रहो। मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी गलत नहीं है, वो मेरे बॉस है और हमारे बीच बस एक अच्छी बॉन्डिंग है। वो सब मुझे नहीं पता, बस ये याद रखो, अगर मैंने उन्हें तुम्हारे साथ कहीं देख लिया तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी। ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। चांदनी घबरा जाती है और किसी से कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन उषा अचानक विराट के ऑफिस आ जाती है और सीधा उसके कैबिन में घुस जाती है, जहां वो देखती है कि विराट चांदनी को केक खिला रहा है। उषा का पारा चढ़ जाता है और वो उसे एक तमाचा मार देती है। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? बेशरम कहीं की, सबके पति पर ऐसे ही डोरे डालती हो। ये क्या है उषा, दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? आज चांदनी का बर्थडे है, तुम्हें तो हर चीज में शक होता ही रहता है। जाओ मेरे ऑफिस से, अभी यहां तमाशा मत करो। चांदनी ऑफिस से रोती हुई चली जाती है। विराट भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। चांदनी, चांदनी रुको, मुझे माफ कर दो। सर, इस बार मैं आपकी पत्नी को नहीं छोड़ूंगी,
उसे मैं सबक सिखा कर रहूंगी। मेरी इंसल्ट करके उसने सही नहीं किया। मैं भी उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। दुखी दुखी कर रखा है हमें। अगली शाम विराट चांदनी को लेकर अपने घर आता है और उसे कविता के सामने लाकर खड़ा कर देता है। बेटा ये कौन है? मम्मी जी, ये वही है चांदनी जिसके पीछे आपका बेटा भाग रहा है। ये क्या सुन रही हूं मैं विराट? हाँ मम्मी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है और आज से ये यहीं रहेगी। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा। उषा मेरी बहू है और वो यहाँ रहेगी। कोई उषा की जगह नहीं ले सकती। इस घर में ये लड़की नहीं रह सकती। मम्मी जी, आप मेरे लिए लड़ रही हैं? अरे उषा, तू जैसी भी है, मैं तुझे इस घर में अपने बेटे के पीछे लेकर आई हूँ। तुझे भले ही लगता है कि मैं अपने बेटे की साइड लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो गलत है तो मैं कभी भी उसकी साइड नहीं लूँगी। चांदनी, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी जी, यही अब मेरा घर है। विराट को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे उषा दीदी से कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मेरी बड़ी बहन की तरह इस घर में साथ में रह सकती है। मम्मी, चांदनी रहेगी तो इसी घर में, और वो भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही। उषा, तुम्हें रोज मुझसे दिक्कत होती है ना, तो चली जाओ घर से। विराट चांदनी को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। उषा कमरे पर हाथ मारने लगती है और दरवाजा बजाते बजाते कहती है, ये मेरा कमरा है चुड़ैल। मेरे कमरे से बाहर निकल। तुझे मैं जान से मार दूंगी। मेरे कमरे में घुसने की हिम्मत कैसे की तूने? उषा दरवाजा बजाती रह जाती है। फिर वे दोनों आराम से सो जाते हैं और दरवाजा नहीं खोलते। उषा भी दरवाजे पर ही सो जाती है। इधर कविता के मन में सांप लौटने लगता है। वो कहती है, इस तरह तो दो जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे विराट को रोकना होगा और उषा को संभालना होगा। कविता उषा को उठाती है और अपने पास सुला लेती है। बहू, हमें एक साथ इस वक्त से लड़ना होगा। विराट को हमें इस लड़की के हाथ से वापस लाना होगा। मम्मी जी, मुझे हमेशा से लगता था कि आप मेरे खिलाफ है, लेकिन आज आप मेरे लिए अपने बेटे के खिलाफ हो गई। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही चांदनी नहा धोकर रसोई में जाने लगती है तो उषा उसका रास्ता रोक लेती है। मुझे अंदर जाने दो, विराट के लिए नाश्ता बनाना है। यह घर मेरा है और विराट मेरा पति है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम मेरी रसोई में नहीं घुस सकती। तुम मेहमान हो और मेहमान की तरह रहो। रसोई में बस घर की बहू ही जा सकती है। मैं कोई मेहमान नहीं हूं इस घर में। बेटा, तुम अपने घर लौट जाओ। एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखना सही बात नहीं है। तुम्हें जो खाना पीना है बाहर खाओ, और यहाँ तुम उम्मीद भी मत करना कि कोई तुम्हें कुछ देगा। चांदनी रोते हुए विराट से कहती है, अब क्या मैं इस घर में रसोई में नहीं जा सकती? फिर तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? माँ, क्या है ये सब? चांदनी रसोई में क्यों नहीं जा सकती? अरे नहीं जा सकती। किस हक से वो रसोई में जाएगी? किस हक से मतलब? मेरी गर्लफ्रेंड है ये। गर्लफ्रेंड है तो इसे घर के बाहर रख। घर में बस बीवी का हक होता है। ऐसी बात है तो इसे अपनी पत्नी बना लेता हूँ। विराट सिंदूर लेकर चांदनी की मांग में भरने लगता है। लो, अब तो बन जाएगी ना ये तेरी बहू। उषा विराट का पैर पकड़कर रोने लगती है। विराट, ऐसा मत करो। मुझसे मेरा हक मत छीनो। पैर छोड़ मेरा। माफी मुझसे क्यों मांग रही है? चांदनी से मांग, जिसकी तुमने बेइज्जती की। चांदनी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। मेरा किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने मेरा जीना हराम कर रखा है। घर की बात बाजार में ले गई, इसीलिए हार कर मुझे ऐसा करना पड़ा। वही तो मैं सोचूं कि मेरा बेटा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता, फिर आज भला कैसे हो गया ये? उषा, तुमने हद पार कर दी। तुमने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को गाली दी, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे माफ कर दो चांदनी। विराट, अब से ऐसा नहीं होगा। मैं तुम पर शक नहीं करूंगी। चांदनी वहां से चली जाती है। उषा और विराट का घर वापस से बस जाता है।